मंच पर उप निदेशक हेड केवी के जिला कृषि अधिकारी सुल्तानपुर, मुख्य शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, एफपीओ के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा कि अब जब रबी का सीज़न आता है, नवंबर का महीना, तो बस पराली न्यूज़ में, समाज में, समाचार पत्रों में हर जगह एक ही चर्चा है, पराली। हम लोग तो भाग्यशाली है कि हम लोग दिल्ली से दूर हैं। जो दिल्ली के करीब हैं वो ज़्यादा समझते हैं पराली की समस्या को। अभी जैसे एसडीओ सर ने बहुत सही बात बताई कि हमको आज नहीं कल ये बात समझनी होगी कि मृदा में जीवांश पदार्थ की लगातार जो घटती हुई मात्रा है वो चिंता का विषय है। अगर कृषि में सतत विकास आवश्यक है तो उसके लिए भी आवश्यक है कि हम फसल अवशेष को इन सीटू या ऑफ सीटू जहाँ पर है वहीं पर करें या कहीं पर ले जाकर उसको डिकम्पोज करें, ये अपनाना ही पड़ेगा। चर्चा के विषय में थोड़ा सा अब ये लोग चर्चा कर दिया है, इस पर थोड़ा हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सामाजिक विषयों पर जाएंगे। उसके बाद फिर मिलेट्स के बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। सब जैसे कि अभी गेहूं की बुआई चल रही है, हर जगह गेहूं की बुआई हो रही है। गेहूं की बुआई, सिंचाई, अगर धान कटने के बाद गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो आसानी से जो पानी आप प्रयोग कर रहे हैं उस पानी में भी अगर डिकम्पोजर का प्रयोग कर दें, उस पानी में जो खेत में जा रहा है, आपके गेहूं बोने के लिए जो खेत तैयार करेंगे, तो अगर डिकम्पोजर भी उसमें डाल दें, जैसे उन्होंने बनाया कि आपका जो मास्टर कल्चर है 5 लीटर वाला, इसमें से अगर 2 लीटर भी आपका 1 एकड़ खेत में पहुंच गया सिंचाई के पानी के साथ, तो वो स्वतः ही अपना काम करता रहेगा। आप बुआई कर दीजिए, जो अवशेष बचा भी होगा धान की फसलों की जड़ें या ठूठ, उस पर स्वतः ही काम करता रहेगा। उसमें आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बुआई करके हट जाएंगे, अगर वो पड़ा हुआ है डिकम्पोजर आपके खेत में, तो वो स्वतः ही काम करता रहता है। पहले से एक परंपरा होती आई है फसल से प्रबंधन की, 20 किलो यूरिया प्रति एकड़। ये आसान एकदम विधि थी, आसान विधि है, इसको भी लोग नहीं फॉलो करते। बस केवल इसको जानना है, आसान विधि है। जैसे ही आप धान कटवाते हैं, धान कटवाने के बाद अगर एक भी जुताई कर दीजिए कल्टीवेटर से भी, और जुताई करने के तुरंत बाद या जुताई के समय ही 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ डाल दीजिए, तब जुताई करिए और तब सिंचाई करिए खेत की गेहूँ बोने के लिए। तो आप उस केस में भी देखेंगे कि आप जब तक आपका खेत गेहूँ की बुआई के लिए तैयार होगा, तब तक वो यूरिया भी काफ़ी हद तक काम कर जाएगी आपके खेत में। तो बहुत सारे कुछ किसान भाई इसको प्रयोग करते हैं केवल 5% तक। ये भी एक आसान विधि है फसल से प्रबंधन में। बाकी जैसे जीरो सीड ड्रिल, जहाँ पर जो धान के बेल्ट हैं वहाँ जीरो सीड ड्रिल अच्छा उपाय है। फसल अवशेष प्रबंधन भी होगा, समय से गेहूं की बुआई भी होगी, नमी भी संरक्षण होगी, फसलों की बढ़वार भी अच्छी होती है, प्रति स्क्वायर मीटर सीडलिंग भी पर्याप्त मात्रा में आती है। अब इन विधियों को जो चर्चा का विषय बना हुआ है, इसीलिए बना हुआ है कि इन पर इस विकल्प को हमको खोजना ही होगा, हमें आप सबको इस विकल्प पर आना ही होगा। गेहूं में किसान भाई जहाँ भी गेहूं बो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि इस बार भी तापमान में बहुत गिरावट नहीं रहेगी, मतलब तापमान में अंतराल बना रहेगा। गेहूं के पैदावार को थोड़ा प्रभावित करेगा ये मौसम, इस बार वाला मौसम। अनुमान ये है कि 15 मार्च तक तापमान में बहुत गिरावट नहीं रहेगी, जैसा हर साल होता था। और आप लोग जानते हैं कि 15 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक अगर तापमान 18 से 25 के बीच में रहता है
तभी गेहूँ की पैदावार अच्छी होती है। और इस बार जो अनुमान है, अभी से आप देख लीजिए, नवंबर लगभग बीत चुका है 20 दिन, अभी वो तापमान में गिरावट नहीं है। सुबह शाम तो है थोड़ी, लेकिन दिन में नहीं है। दिन में बैठना मुश्किल हो रहा धूप में। इस बात का संकेत है कि गेहूं की पैदावार पर कहीं न कहीं परोक्ष रूप से फर्क पड़ने वाला है। तो अब हम क्या करें, ये ध्यान देना ज़रूरत है। एक तो जितने जल्दी हो सके 15 दिसंबर तक हर हालत में बुआई पूरी कर लें। लेट वाले, समय वाले सब। सही तो यह है कि आप नंबर में कर लें, लेकिन जहाँ धान का बेल्ट है वहाँ संभव ही नहीं है। उससे ये फ़ायदा होगा कि 15 जनवरी से पहले फसल की बढ़वार कुछ हो जाएगी, तो बाली निकलने के समय जो तापमान में परिवर्तन होगा उसका असर कम पड़ेगा। नहीं तो फिर यही होगा कि फोर्स मैच्योरिटी होगी और पौधे की जो हाइट है उसी हाइट पर बालियाँ निकल आएंगी, और जो भी बालियाँ निकलनी होंगी छोटी बालियाँ और उसमें दाने कम। तो ओवरऑल जब आप निकालेंगे एवरेज, तो उत्पादन कम होगा। इस बात की संभावना है। जलवायु परिवर्तन का असर इस बार रहेगा गेहूं पर, अभी संकेत मिल रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, कैसे इसको काउंटर करें, तो आप बीज दर अगर 100 किलो डालते हैं नवंबर में, तो 10% बढ़ा दीजिए। अगर 100 किलो डालते हैं पर हेक्टेयर में, तो 110 कर दीजिए अभी से, 10%। और 10% फिर लेट वाले में डालते हैं 120 किलो, तो वहाँ पर भी 10% बढ़ा के करिए, ताकि जो पूरा प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या हो वो बराबर हो, मॉर्टेलिटी दर कम हो। अच्छे उद्यान वाले जब सुल्तानपुर में एफपीओ बनना शुरू हुआ था, तो उस समय बड़े उत्साह से लगभग 10-15 लोगों ने एफपीओ बनाया। अब आज संख्या कितनी है? 40 है, 75 है सर, 85, 75। और अगर हम ये पूछें कि इसमें कितने एक्टिव फेज में है, तो शायद बताएंगे नहीं आप। सब एक्टिव है सर, सब एक्टिव। अगर है तो अच्छी बात है, अपना आकलन खुद करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि एफपीओ वाले आने वाले समय में आप बच नहीं पाओगे जिम्मेदारी से। एफपीओ वाले सब ये जानते रहे, भाग नहीं पाएंगे आप। अब तक आप लोग रहा था कि बाईपास से हम निकलते रहेंगे, लेकिन अब सारे रास्ते आपको एक ही रास्ते पर आना पड़ेगा सबको। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एफपीओ का जो मोटो था उसमें आपको काम करना ही पड़ेगा। आपकी जवाबदेही आपकी बनेगी ही, बच नहीं पाएंगे। मतलब कहने मतलब मेरा ये है, आप अगर ये चाहें कि बाईपास निकल जाएंगे, बाईपास निकल नहीं पाएंगे। तो क्यों ना हम अभी से तैयार हो जाएं और अपने से संबंधित कार्यों को सही ढंग से संपादन करें, ताकि कोई अंगुली ही न उठे। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा 2023, इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। और चूँकि मिलेट्स जिस तरीके से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है आज के खान पान का, मिलेट्स एक अपरिहार्य हो गया है। मिलेट्स का उत्पादन, उसका प्रसंस्करण, उसका उपयोग, उसके वैल्यूएशन सब उपयोगी हो ही गया है। इसको हमें अपने दिनचर्या में लाना ही पड़ेगा। जितने लोगों इस बार जो खरीफ सीजन में जहाँ मिलेट्स की बुआई हुई है, जिन जगहों पर हम लोग विजिट किए हैं, जैसे कि करौदी कला में रागी और सांवा, रामपुर दुबान में हम लोग गए थे। और एक गांव है रमनिया, वहाँ पर भी हम लोग गए। आप यकीन नहीं मानोगे, जो आप देखते हैं अपने फेसबुक पर, जैसा उसका रागी की बाली, उससे भी अच्छी रागी की बाली, उससे अच्छे भी उसके दाने। इवन सांवा की बालियाँ तो आप प्लांट देख करके आपको लगता कि कितना अच्छा सांवा का प्लांट था। इसका मतलब ये हुआ कि अपने जनपद में अगर मिलेट्स की खेती की जाए तो प्रोडक्शन भी अच्छा हो सकता है
और ये आसानी से पूरे क्षेत्र में फैल भी सकता है। अब ये एक बार खरीफ सीजन में जो बुआई हुई है उससे परिणाम ये बता रहे हैं कि अपने ज़िले में ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, इन चारों की पैदावार पर्याप्त मात्रा में हो सकती है। थोड़ी सी किसान भाइयों से जो हम लोगों ने शेयर किया क्या समस्या आती है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मिलेट्स में चूँकि खरीफ सीजन की फसल है तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण तो आपको मैं बता दूं कि बहुत ही सस्ती और उन खरपतवार नाशियों को आप लोग जानते भी हैं, बस खाली उनका उपयोग जानिए कैसे करना है। हम तो बता दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से कि अगर ज्वार है, बाजरा है तो एट्राजीन 200 ग्राम पर बीघा, आपका जो बीघा है छोटा वाला 2 kg पर हेक्टेयर ज्वार बाजरा में। और अगर रागी है, सांवा है, चीना है, कोदो है तो इसमें आइसोप्रोटुरान 75% वाला 500 ग्राम पर हेक्टेयर या 2,4-D का सोडियम साल्ट 1 किलो प्रति हेक्टेयर। ये पहले से ही हर चक्की दुकान पर मिलता है, आसानी से है। बस आप इन्हीं तीनों में से ज्वार बाजरा में एट्राजीन, रागी, चीना, कोदो, सांवा में आइसोप्रोटुरान 75% वाला 500 ग्राम पर हेक्टेयर बुआई या रोपाई के 30 दिन बाद अगर प्रयोग कर देंगे तो आपकी जो खरपतवार की समस्या, जो खरपतवार नियंत्रण के लिए लेबर खर्चे लगते, एक टेंशन रहती है, उससे आप दूर बच जाएंगे और आपकी फसल भी अच्छी होगी। अगर ये भी ना मिले तो 2,4-D सोडियम साल्ट, 2,4-D सोडियम साल्ट, ये ध्यान रखिएगा 2,4-D में कई होते हैं तो आपको सोडियम साल्ट लेना है। 2,4-D सोडियम साल्ट 80% वाला 1 kg पर हेक्टेयर। ये भी आपको कब डालना है? बुआई के 3 दिन के बाद या बुआई के 20 से 25 दिन बाद। तो आपके मिलेट्स में जो भी खरपतवार होंगे उससे आसानी से हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी फसल बढ़वार के लिए। एक जो सबसे बड़ी समस्या आजकल आएगी अगर मिलेट्स की खेती बढ़ेगी अपने ज़िले में तो वो आएगी क्योंकि हम लोग अब कंबाइन से कटवा रहे हैं गेहूँ, कंबाइन से कटवा रहे हैं धान और डी हिलर से हम लोग राइस ब्रांड निकलवा रहे हैं, चावल प्राप्त कर रहे हैं। तो अब इसको कोई मैनुअल नहीं करेगा, पोर्शन होगा। तो आप लोग जान ही रहे हैं, जाने रहे हैं, तो आपको बता दें कि अब मिलेट्स से संबंधित डी हिलर, डी हस्कर, मिलेट मल्टी क्रॉप थ्रेशर और डी हस्कर, ये सब ऐसे यंत्र आ गए हैं जो कि 50 किलो प्रति घंटा से लेकर 3 कुंतल प्रति घंटा तक क्षमता के, जैसे कि कैपेसिटी उनकी हो उस थ्रेशर की, उस यंत्र की, आराम से आपके उत्पाद को साफ कर देंगे और खाने योग्य बना देंगे। तो अब उत्पादन में मिलेट्स में कोई समस्या आने वाली नहीं है आने वाले समय में। बस उसको हमें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि खरीफ में अगर हम जैसे मान लीजिए कि 95